हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टडी करेंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यूनिवर्स की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस attraction between two objects of the universe is called gravitation. अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो अट्रैक्शन बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन द attraction force between two objects of universe is called gravitation. Gravity attraction force exerted by earth towards its center on an object is called gravity. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे इम्पोज करते हैं तो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स इम्पोज करती है तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन यूनिवर्सल लॉ दिया है। जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो इनके बीच जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इम्पोज करेंगे वो होगी F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G यूनिवर्सल मीडियम, जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच में कोई भी हो लेकिन G की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर ये एयर में रखें तब भी G की वैल्यू सेम होगी, और ये किसी अन्य मीडियम में रखे हैं, मान लिया पानी में रखे हैं या किसी अन्य दूसरे मीडियम में रखे हैं, या इनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल रखा है, तब भी G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स F विल नॉट चेंज जब तक कि हम R चेंज ना कर दें। तो जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन अगर हम M2 पर फोर्स अप्लाइड बाय M1, उसकी डायरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स होगी तो M1 की तरफ होगी, और
फोर्स अप्लाइड बाय M2 ऑन M1, तो M1 की तरफ अट्रैक्शन फोर्स होगी। ये फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होती है, ये अट्रैक्ट करती है, रिपल्सन नहीं होती है। जो G का यूनिट ऑफ G F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, या G इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट ड्रॉ कर सकते हैं। F फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, N से डिनोट कर दें। R की मीटर या मीटर स्क्वायर, और ये kg इंटू kg, तो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ये यूनिट ऑफ G है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ऑफ G, वो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला M1 इंटू M2। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है kg ml t की पावर -2, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये R स्क्वायर है, L स्क्वायर और m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब अगर जैसे अभी हमने बताया कि ये जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है मान लिया एयर में रखा है या मीडियम एयर है और डिस्टेंस r है, ये m1 m2, तो g की वैल्यू f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे हमने पानी में रख दिया है इसको दोनों को, और डिस्टेंस सेम रखी, दिस इज m1 m2, और डिस्टेंस r ही है, तब भी ये f इज इक्वल टू, ये हमने मीडियम को चेंज कर दिया, तब भी इसकी f की वैल्यू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगी, सेम होगी जो ये है। अब g की जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो तो ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2, ये g की यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय ए होलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। मान लिया कोई होलो स्फेरिकल सेल है, जब ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड ऑफ द सेल, मान लिया एक जो यूनिफॉर्म डेंसिटी की एक सेल है और इसका मास m है, और एक ऑब्जेक्ट जो है m डिस्टेंस पे रखा है, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो जब ये आउटसाइड है मास जो है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि इसका जो होलो सेल का मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, m इज एट सेंटर। उसके बाद सिंपल जो फॉर्मूला होता है, ये m इनके डिस्टेंस की इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो f विल बी g m अपॉन r स्क्वायर। जब आउटसाइड
कि सेल के आउटसाइड है, तो इसको हम जो सेल का मास उसको हम सेंटर पे एक्टिंग यानी कि इसका CM सेंटर ऑफ मास सेंटर होता है वहाँ उसी पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, और इसकी सिंपल जो फॉर्मूला होता है G/m/m/r² से इसकी जो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगी M पर वो एट्रैक्टिव फोर्स होगी और ये टुवार्ड्स सेल होगा, इसकी डायरेक्शन F की डायरेक्शन टुवार्ड्स सेल। नेक्स्ट है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेल के कहीं अंदर है, ये सेल है, इसका मास m है और कोई ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी m मास का, स्मॉल m मास का यहाँ रखा है। अब ये सेल जो है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो जब अंदर होगा तो हर पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, इधर कोई पार्टिकल है तो ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, इधर कोई पार्टिकल है ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, इधर है तो अपनी तरफ को, इस तरह से सभी पार्टिकल्स अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे और हम देखते हैं कि इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट वो 0 हो जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेल के अंदर है तो उस पर जो फोर्स बाय सेल इज 0। ग्रेविटेशन by cell on an object inside the cell is equal to 0। जब सेल के अंदर है तो उसका उस पर जो फोर्स लगेगी वो 0 होगी, लेकिन आउटसाइड होगा तो उसको हम सेंटर पे उसका जो मास है m सेल का, उसको सेंटर पे एक्टिंग मानते हैं और उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो r होता है, और उस तरह से F इज इक्वल टू G/m1m2 r² फॉर्मूले से हम F की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। अगर किसी एक पार्टिकल पर क्या बहुत सारे पार्टिकल्स फोर्स डाल रहे हैं तो उस पर जो नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशन क्या होगा। सपोज एक पार्टिकल है P, इसका मास m, कोई पार्टिकल P1, पार्टिकल P2, P3, P4 एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जो P1 टू P इसकी डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, r3 एंड दिस इज r4। इसका मास मान लिया m1, ये m2, P2 पर, P3 पर m3 और दिस इज m4। तो जो अट्रैक्टिंग फोर्स बाय m1 ऑन m, इसको अलग से लिख देते हैं, ये जो है m फोर्स होगी टुवार्ड्स P2 P1 डायरेक्शन होगी इसकी, और मान लिया इसकी ये फोर्स है F1, P2 जो इस पर अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगा वो F2 उसकी डायरेक्शन P2 P2 होगी, P से P2 की तरफ होगी, ये मान लिया F2 है, और P3 की तरफ ये P3 की तरफ होगा, जो M3 इस पर अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगी वो होगा मान लिया F3, और P4 की तरफ जो अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगा M4 वो होगा F4। ये इस पे फोर्स लगेंगी। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं।
फोर्स या ग्रेविटेशन बाय m1 या पार्टिकल p1 पार्टिकल p1 ऑन p, ये f1 g m1 अपॉन r1 स्क्वायर। डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन p2 p1। फिर सिमिलरली ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन बाय पार्टिकल p2 ऑन p होगा f2 g m2 r2 स्क्वायर। डायरेक्शन p2 p से p2 की तरफ। इसी तरह से ग्रेविटेशन बाय पार्टिकल p3 ऑन p f3 gm m3 r3 का स्क्वायर। डायरेक्शन p2 p3 होगा। ग्रेविटेशन बाय पार्टिकल p4 ऑन p f4 gm m4 बाई r4 का स्क्वायर। डायरेक्शन p2 p4। जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन होगा, रिजल्टेंट ग्रेविटेशन ऑन पार्टिकल p मान लिया वो f है तो वो होगा f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 प्लस f4 एंड सो ऑन। तो जो सुपरपोजिशन रूल कहता है, अगर किसी पार्टिकल्स और बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं तो जो फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम, उस पर नेट ग्रेविटेशन होगा। उसका वेक्टर सम करेंगे जितने भी फोर्सेस हैं और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस पर नेट ग्रेविटेशन होगा। ग्रेविटेशन बिटवीन सन एंड प्लेनेट, अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट जो है रिवॉल्व करता है और सन इसके एक फोर्सी पर होता है। ये सन है, मान लिया प्लेनेट इस स्थान पर है, इसका सन का अगर मास ms है और प्लेनेट का मान लिया mp है, तो फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स बाय सन ऑन प्लेनेट वो होगा, अगर ये लाइन ज्वाइनिंग है इसकी तो टुवार्ड्स p टुवार्ड्स s, तो ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन ऑन प्लेनेट p
बाई सन एस, उसकी फोर्स होगा F इजिकल टू जी एम पी एम एस अपॉन, अगर ये डिस्टेंस r है, r स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन P along PS from P to S। PS जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग होगी और P to S होगा। और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सन है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेनेट P वो होगा वेक्टर R और डायरेक्शन होगी S टू P। तो जो R और F में जो एंगल है वो एंगल 180 डिग्री का होगा। एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टॉर्क ऑन प्लेनेट बाय सन वो होगा R क्रॉस F, RF साइन 180 डिग्री, साइन 180 जीरो होता है तो RF इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टॉर्क इज ज़ीरो। हैंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट will be conserved। और अगर इस यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, क्योंकि टेंजेंशियल होगा, ये मान लिया इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो एंगुलर मोमेंटम वो होगा R क्रॉस MP इंटू V वेक्टर। यहाँ पे R वेक्टर और V वेक्टर इंटू MP, ये 90 डिग्री का एंगल है इसमें R और V में, तो ये हो जाएगा RV MP साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा MP VR MP इंटू VR। तो इसका जो मोमेंटम जो है वो MP इंटू VR पूरे जर्नी में, पूरे रिवॉल्यूशन में कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अट्रैक्टिंग फोर्स बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अर्थ है ये, दिस इज अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास इज इक्वल टू कैपिटल M। कोई ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस पर है, मान लिया इसका मास M है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
मान लिया ये ए ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू स्मॉल m, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है, इसकी रेडियस r है। तो जो फोर्स इसका जो है वेट, जो फोर्स अर्थ लगाती है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, वो उसका वेट होता है। तो वेट ऑफ ए that will be m into g. G is the acceleration due to gravity. जो अर्थ है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे है इसके, और डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज r। तो फोर्स या ग्रेविटी या ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ए वो होगा F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस जो F है यही इसका वेट होगा। अगर इसको W, F विल बी इक्वल टू वेट W, या जी एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, स्मॉल m से क्रॉस हो जाएगा तो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब जो हमने कैलकुलेट किया है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस G में जो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने के 4 इफेक्ट हैं जिनके कारण इसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, अगर वो ज़मीन जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस से कुछ ऊपर ऑब्जेक्ट है, तब जी क्या एक्ट करेगा, कितना लगेगा। और अगर वो जो अर्थ है उसके अंदर है, उसकी सरफेस के अंदर है, तब कितना होगा जी की वैल्यू। जो अर्थ की शेप है वो सर्कुलर नहीं है, वो जो है स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा फ्लैटर है। उसकी रेडियस जो इक्वेटर है उस पर 21 किलोमीटर मोर देन रेडियस एट पोल, उसका इफेक्ट है। और जो अर्थ अपने रोटेशन करती है उसका इफेक्ट जी पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। तो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, जो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ है, ये मान लिया सरफेस से h ऊंचाई पे हमने कोई ए ऑब्जेक्ट हमारा जिसका मास m है वो रखा है। यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो g डैश है।
सरफेस से इसकी हाइट, दिस हाइट इज h, दिस इज a, ये हाइट है h एंड r. मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m. अगर यहाँ पे g डैश एक्ट कर रहा है, मास इसका m है और g डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट एट a, वेट ऑफ a ऑब्जेक्ट वो होगा m g डैश, और तो ग्रेविटेशन between earth and object A, F is equal to G m small r square. R is the distance between the earth and center of the earth and object, तो G mm upon r plus h का स्क्वायर, दिस इज W वेट, तो W इज इक्वल टू F या mg डैश इज इक्वल टू G m अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. m से m क्रॉस हो जाएगा, तो G डैश इज इक्वल टू G m अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. जो सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अगर हम डिवाइड कर दें जी डैश को जी से, तो आ जाता है जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम. आर स्क्वायर जी एम से जी एम क्रॉस हो गया, तो ये आ जाता है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, जी डैश अपॉन जी, तो हमने आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया. ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, या 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर जी डैश बाई जी, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर का -2. अब इफ h is very very small with respect to r, तो इसको एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम. जो एक्सपेंशन कहता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस
ये बायनोमियल थ्योरम कहती है। अब व्हेन, तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर माइनस 2, तो ये होगा 1 प्लस एन की जगह -2 है इंटू एच बाई आर प्लस -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच बाई आर का स्क्वायर एंड सो एच इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो एच बाई आर इज वेरी स्मॉल, हैंस जो पावर्स हैं, जो स्क्वायर पावर्स, क्यूब पावर्स एंड सो ऑन, उनको हम लीव कर सकते हैं। तो ये आ जाता है 1 माइनस 2 एच बाई आर जी डैश अपॉन जी, तो जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एच बाई आर जी, ये वैल्यू है। इसमें कंडीशन वही है कि h इज़ वेरी वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू r। अगर स्मॉल नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं करेंगे बायनोमियल थ्योरम से, और किसी भी फॉर्मूले का, इस तरह के फॉर्मूले का जो का यूज़ करेंगे। तो इसमें कंडीशन है h इज वेरी वेरी स्मॉल टू r। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम सरफेस से नीचे जाएं तब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लिया हम इससे सरफेस, ये हमारी रेडियस है r, और इससे थोड़ा सा नीचे हम d डिस्टेंस डाउन गए, d, यहाँ पे हमने उसको पुट किया a को। अब जो पॉइंट a पर क्या होगा, अगर हम इसको इसके अंदर एक स्फीयर प्रोवाइड कर दें जिसका डायमीटर r बाई डी होगा, जिसका रेडियस r बाई डी होगा, दिस इज r माइनस डी, सॉरी r माइनस डी होगा क्योंकि d डीप में है। अब जो आउटर ये पोर्शन है, दिस विल एक्ट लाइक ए सेल, और सेल का हम देख चुके हैं कि सेल का कोई इफेक्ट जो है ग्रेविटेशन फोर्स पे नहीं पड़ता है, तो ये इसके लिए जो यूजलेस है। केवल ये मास जो अंदर का है, जो r माइनस डी रेडियस है जिसकी स्फीयर की, वही इफेक्टिव होगा। तो मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, अगर हम इनर स्फीयर कहें इसको, फोर बाई थ्री पाई r माइनस डी का
Q. Mass per unit volume total mass upon total volume of the earth. Mass of inner sphere वो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 आपस में क्रॉस कर जाएंगे तो ये बचेगा m r माइनस डी की पावर 3 अपॉन r की पावर 3। इसको अगर हमने m1 नाम दिया, m1 इसका जो है मास है। तो अब हमारी जो इस तरह से बचता है कि ये स्फीयर है, इनर स्फीयर है, इसके सरफेस पे ये पार्टिकल a है और इसकी रेडियस जो है r माइनस डी है, इसका मास m है। अगर यहाँ पे जो g डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए W इज इक्वल टू m g डैश, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन ऑन ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू अर्थ, वो होगा F इज इक्वल टू G m1 m अपॉन r स्क्वायर। G m1 m r है r माइनस डी का स्क्वायर। m1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको gm अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर इंटू m1 या g स्मॉल m अपॉन r माइनस डी, इसकी वैल्यू m1 की पुट कर दी m अपॉन r क्यूब, इसको r माइनस डी का क्यूब। r माइनस डी का क्यूब, एक पावर कट जाएगी ये, तो यहाँ बचेगा gm m अपॉन r क्यूब r माइनस डी। ये f W इज इक्वल टू F, W है एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम m अपॉन r क्यूब r माइनस डी। स्मॉल जी m से m क्रॉस हो गया, यह है g डैश इज इक्वल टू जी m r क्यूब r माइनस डी। अब एट सरफेस g इज इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर, तो g डैश अपॉन g होगा, डिवाइड कर दिया, g अपॉन r क्यूब r माइनस डी डिवाइडेड बाई जी एम अपॉन r स्क्वायर, या जी एम r माइनस डी r क्यूब इंटू r स्क्वायर अपॉन जी एम। जी एम से जी एम को क्रॉस हो जाएगा, r स्क्वायर से दो पावर कट जाएंगी, तो ये बचेगा r माइनस डी अपॉन r। ये हो गया 1 माइनस डी बाई r, तो g डैश विल बी g 1 माइनस डी बाई r।
जब डी डेप्थ में जाएंगे तो ये जी एक्ट करेगा, G1 माइनस जी आर। जब हाइट पे जा रहे थे तो ये था G माइनस 2H/R, यानी कि हाइट पे जैसे जाते हैं तो डबल रेशो में जो है माइनस होता है, और नीचे जाते हैं सिंगल रेशो माइनस होता है। अब इफ D इज इक्वल टू R, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो G डैश हो जाएगा G1 माइनस R/R, यानी कि 0। तो जब मास सेंटर पे होता है तो वो वेटलेस होता है, क्योंकि उस पर कोई भी जो फोर्स एक्ट नहीं करती है। अब थर्ड है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। जो अर्थ की शेप होती है पूरा सर्कुलर ना, पूरा स्फेरिकल ना होके ये जो है फ्लैट होती है। अगर ये इक्वेटोरियल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये रेडियस जो है ऑन इक्वेटोरियल RE और रेडियस ऑन पोल इज RP। तो RE इज ग्रेटर देन RP, या RE जो है RP से 21 किलोमीटर अधिक होता है, प्लस 21 किलोमीटर। तो G की वैल्यू होती है G इज इक्वल टू GM अपॉन R², रेडियस पे डिपेंड करता है। इट मीन्स जो R जो इक्वेटोरियल पे है R वो अधिक है, तो G एट इक्वेटर will be less with respect to G at pole, क्योंकि पोल पे रेडियस कम होता है और इक्वेटोरियल पे 21 किलोमीटर अधिक होता है। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ लेटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ अपने एक्सिस पर जो नॉर्थ टू पोल होता है उस पर जो है रोटेट करती है, उसका इफेक्ट और लेटिट्यूड किस स्थान पे हैं हम अर्थ के, उस पर भी डिपेंड करता है क्या लेटिट्यूड है। सपोज दिस इज अर्थ, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है। इस एक्सिस के अलोंग ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास ए जिसका लैटिट्यूड लैम्डा है, ए पॉइंट पर है, इसका मास स्मॉल है। रेडियस ऑफ अर्थ इज R, कैपिटल R,
जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये एक सर्किल में रोटेट करेगा, इस एक्सिस पे, जिसका इस सर्किल में ये जो हमारा पार्टिकल ए है ये रोटेट करेगा। इस सर्किल की रेडियस सपोज स्मॉल आर है। जब ये सर्किल में रोटेट करेगा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी वो बाहर की तरफ लगेगा। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अर्थ इसको मान लिया यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो जी डैश है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी डैश है। अर्थ इसको अपने सेंटर की ओर पुल करेगा एम जी डैश फोर्स से। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए पी, ओ ए बी, इस डायरेक्शन में ये एंगल लैम्डा होगा जो लैटिट्यूड है। इसका एक कंपोनेंट होगा, उसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। तो इसका जो अगर यहाँ पे नेट वेट जीरो था, इसका जो है ग्रेविटेशन एट दिस सरफेस, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज जी, तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, ये इसका नेट वेट होगा। और ये नेट वेट इक्वल होगा एम जी डैश के। तो एम जी डैश विल बी एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। ये सरफेस पर था ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये रोटेट ना करता तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता, लेकिन ये रोटेट कर रहा है उसके कारण इसका नेट वेट इतना कम हो जाएगा। एम से एम क्रॉस हो जाएगा, ये बचेगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। कोस लैम्डा दिस, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, दिस विल बी आर, स्मॉल आर, एंड ये आर है। तो कोस लैम्डा इज आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो जी 1 माइनस ओमेगा कैप आर इंटू दिस इज आर की वैल्यू हम रख देंगे। आर जो इस ट्रायंगल में होगा, ये ट्रायंगल होगा, दिस इज लैम्डा, ये आर है कैपिटल आर,
तो कोस लैम्डा विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, या स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कोस लैम्डा। ये कैपिटल आर कोस लैम्डा इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू आर कोस लैम्डा इंटू कोस लैम्डा। तो ये जी की वैल्यू हमारी आ जाती है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा जो ओमेगा है रोटेशन होता है, जो उसका एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ जो है 24 आवर्स में एक पूरा राउंड लेती है, तो एंगल थीटा तो पूरा राउंड लेने में 2 पाई एंगल मूव करता है, और टाइम है 24 आवर्स, ये रेडियन। तो 24 इंटू 60 सेकेंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, दिस इज टी, थीटा है 2 पाई इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। इसकी वैल्यू पुट करके हम कहीं पर भी जो है जी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। एट इक्वेटोरियल या एट इक्वेटर लैम्डा इज 0, तो जी डैश होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, या जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कोस स्क्वायर 0, या जी माइनस कोस 0 1 होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो कमी आती है, वो इक्वेटर पे होती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका इक्वेटर पे है, अर्थ के रोटेशन का, क्योंकि लैटिट्यूड 0 होता है, और सबसे मिनिमम एट पोल लैम्डा इज 90 डिग्री। तो जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 0 होता है, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 0 जी, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जो रोटेशन ऑफ अर्थ का मैक्सिमम इफेक्ट इक्वेटर पे होता है, और पोल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है।